मैं छोटे से एक दो फॉर्मूले रिवाइज करवा दूं। ग्रेविटेशन के फॉर्मूले देख लो, सिर्फ फॉर्मूले ही लिख रहा हूं, इसमें ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हाँ, जी की वैल्यू तो मेरे ख्याल से दिक्कत होगी नहीं। क्या होता है, आर लेस देन आर पे और आर मोर देन आर पे तो पता ही है। दूसरा पोटेंशियल, सॉलिड का पोटेंशियल कितना होता है, 3r² माइनस आर स्क्वायर। आर लेस देन आर पे और मोर देन आर पे gm/r। तीसरा ऑर्बिटल स्पीड, क्या है ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, √gm/r और एस्केप वेलोसिटी का 2gm/r। ठीक है। और लास्ट सैटेलाइट प्रोजेक्शन। सैटेलाइट में सर्कल वाले की रिजल्ट याद मत करिए, क्योंकि सर्कल वाले तो निकाल लेना जब भी आए। ठीक है, जैसे सर्कल वाले का टाइम पीरियड क्या आया था, 2πr³/g। तो हम सर्कल के रिजल्ट याद नहीं करेंगे, इलिप्स के जरूर याद रखेंगे इस वाले के। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, 2πa³ टाइम पीरियड इसका अभी भी यही आएगा। दूसरा फॉर्मूला इसमें टोटल एनर्जी, ये ध्यान रखें, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला gmm/2a। इसकी भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और टाइम पीरियड ये निकलता है। एक और चीज कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बाय 2। या इसे लिख सकते हैं πab बाय टाइम पीरियड t। और इसमें यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहां मिनिमम। और अगर आप ये याद रख सकें तो ये और बढ़िया है, v मिनिमम की वैल्यू √gm/a और 1 - e/1 और मैक्सिमम की e समझ गए, एसेंट्रिसिटी है, ये a1 + e है, ये a1 - e है। तो और v स्केप को हम 2gr भी लिख सकते हैं। और r क्या है, सेंटर फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और g का ये फॉर्मूला ना याद रखे आप, इधर याद रखेंगे r पे वैल्यू या gm/। एग्जाम्पल, ये रिजल्ट काम का है वैसे। जैसे मान लीजिए अगर यहां से हमने हॉरिजॉन्टली फेंका होता, ये r और वेलोसिटी 3/4 gm/r ये होती, तो ये कुछ ऐसी मोशन होती। और ये आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका कि मैक्सिमम मिनिमम क्या आएगा। और इसको निकालने के लिए टोटल एनर्जी देखें कितनी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल इतनी है और काइनेटिक एनर्जी 12m 3/4 gm/r। और इसे 3/8 1/2 तो कितना बना ये, gmm/8r। सही है। और अगर मैं इसे कंपेयर कर लूं gmm/2a से, तो 2a की वैल्यू 8r, 2a की वैल्यू 8r, मतलब ये लेंथ 8r, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 6r। और ये 2r है, तो ये वेलोसिटी इसका 1/3 हो गई, 1/3 3/4 gm/r। टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 2π√a³
ए की वैल्यू 4r का होल क्यूब बाय जी। कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी टोटल एनर्जी निकाले, कंपेयर करते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि अगर मैंने इसको तिरछा भी फेंका होता, मान लो इसे जी एम एम बाय कितना था 3/4r से तिरछा फेंका होता, और ये समझिए मान लो ये 37 डिग्री होता, तब भी टोटल एनर्जी तो यही बनती और तब भी ये आंसर यही बनता, लेकिन बस अंतर ये आता कि ये लेंथ हमारी 8r है। क्लियर? ये ना तो r min है ना r max है। तो अगर किसी एंगल से फेंका होगा तो अभी भी सेमी मेजर एक्सिस वही आएगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही बनेगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है? एनर्जी और टाइम पीरियड लिंक है। अगर टोटल एनर्जी पता है तो टाइम पीरियड फिक्स हो चुका है। क्लियर? मतलब इसका टाइम पीरियड अब भी 2π√a³ और a से, तो होपफुली समझ में आया होगा टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी थीटा से फेंकोगे टाइम पीरियड तो होगा अगर टोटल एनर्जी फिक्स होगी। हाँ, दूसरा, अब अगर हमसे पूछा होता r min और r max, तो फिर अब हम यहां सॉल्व करते, और यहां सॉल्व करने के लिए ऐसे करते, ये r है, या इसको चाहो तो 8r बाय ईटा इस लेंथ को, या इसको r ले लो, इसको 8r माइनस r और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी ले लो और इसकी वेलोसिटी या तो रेशियो में ले लो, आ गया समझ? और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक इक्वेशन अब लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि टाइम पीरियड फिक्स हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें जनरली पूछा जाता है वो बाइनरी स्टार सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बाइनरी स्टार सिस्टम है तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, और शायद अभी रिसेंटली बताया था, तो इसे हम निकाल सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, और इसका अगर ये लेंथ r होती तो इसकी रेडियस कितनी लेंगे? mr बाय m प्लस n। आया समझ में? और यही इसको सेंट्रीपिटल दे रहा है, और सेंट्रीपिटल कितना है? gmm बाय r। और कंपेयर कर दो तो ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी? g mm कट गया, ओमेगा की वैल्यू सही है ना, gm प्लस n बाय r, ये हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कि अगर ये शेल होती, ये शेल और ये शेल एक दूसरे पे प्रेशर डालती और इस बार अट्रैक्शन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रिपल्शन होता था, इस बार वो अट्रैक्शन आएगा, तो एक शेल ने दूसरी शेल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाया है, तो कितना होगा वो फोर्स? न्यूमेरिकली तो फोर्स वही होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकलता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या निकला था? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये कितना बना? 32 Q स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन, सही है, आर स्क्वायर। सब कुछ ठीक है। ये फोर्स आया, और यहां इसको कैसे लिखेंगे? तो m स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन g और 8 इंटू पाई आर, इतने का अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? क्या कुछ गलत है? 16 का 2 गुना 32 और 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमने g छाप दी। तो ग्रेविटेशन में तो इतना ही समझना है। चलो अब आते हैं न्यूक्लियर और मॉडर्न पे। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें पहला पॉइंट साइज ऑफ न्यूक्लियस।
और क्या है साइज ऑफ न्यूक्लियस, कैसे निकालेंगे? a टाइम्स 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, याद आया? r इज इक्वल टू a पे 1/3 आर नॉट कितना होता है? 1.2 फर्मी, अप्रॉक्स साइज ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, और कितनी? वही होगी क्योंकि a टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन बाय a टाइम्स 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू समथिंग इनटू 10 पे 17 किलोग्राम पर मीटर। तीसरा पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वैसे ये वेरिएशन क्या निकला था बाइंडिंग एनर्जी का? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हमने रिजल्ट निकाला था, कुछ वेरिएशन देखा था, कुछ ऐसा आया। लेकिन यहां दो चीजें जरूर समझनी है कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब बड़े न्यूक्लियस के लिए लगभग बाइंडिंग एनर्जी रेडियस पे इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ए एंड साइज एंड हेंस साइज। और इससे क्या पता चलता है कि इससे कंक्लूजन ये निकला, ये जरूर समझिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इससे कंक्लूड क्या किया, इस साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि कम रेडियस शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो साइज बढ़ाते जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी पर फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अगर यहां रायता फैल गया, यहां ये अनस्टेबल हो गए, तो नए न्यूक्लियस या नए न्यूक्लियस उस स्टेबिलिटी को बदल नहीं पाएंगे। मान लो यहां न्यूक्लियर रिपल्शन हावी हो गया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये न्यूक्लियन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिस्टेंस बड़ा हो गया है, उनका असर अंदर तक जा ही नहीं रहा है। क्लियर? दूसरा इसमें एक और था कि कुछ ऐसे किंग थे, और ये जो किंग आ रहे थे ये उनमें आ रहे थे, मतलब 6, 12, 2, 4 इनमें, इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनमें आ रही है जिनमें ये पेयर बन रहा है। और पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब कि जहां पेयर्ड बन रहे हैं, और पेयर्ड कब होगा? जब इवन नंबर पे, मतलब यहां मोर स्टेबल, और ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण, मतलब जब पेयर में भरेंगे ऐसा होगा, ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। अगर चीजें पेयर में आएंगी तो पहले ये पेयर भरा जाएगा, फिर ये, फिर ये, आया समझ में? और अनपेयर्ड ऐसे भरे जाएंगे, और जितने अनपेयर्ड होंगे वो अकेले हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा। तो जैसे मान लो दो अनपेयर्ड होते, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ये इधर होते, और इसके मुकाबले अगर ये इधर आ जाता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट है। तो बस ये थ्योरी है, इस पर से आएगा क्वेश्चन अगर, तो पूरी थ्योरी समझा देंगे, लेकिन आपको हल्का सा आइडिया पहले होगा। मतलब इस पर से क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है और वही का वही मॉडल यहाँ पे कर दिया है। क्योंकि इवन अंदर भी तीसरा पॉइंट ये है, इनकी जो एनर्जी होती है ऑफ न्यूक्लियॉन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, इसका मतलब यहां वेव नेचर सिग्निफिकेंट है, मतलब इसे पार्टिकल नेचर से नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहां एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लगेगा।
जब जब वेव नेचर आएगा तब तब क्वांटाइजेशन आएगा। चौथा पॉइंट, क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, ये क्यू वैल्यू है, या मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। बाइंडिंग एनर्जी लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है, फ्री पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी 0। आया समझ में? जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अल्फा फ्री पार्टिकल नहीं, अल्फा एक न्यूक्लियस है। दरअसल ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की, तो प्रोटॉन भले ही एक न्यूक्लियस है लेकिन अकेला है। लेकिन इसी में अगर ड्यूट्रॉन पूछा होता 1h2, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन। जब भी न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियॉन होंगे वो इंटरैक्ट करेंगे, तो इसको फ्री पार्टिकल नहीं मान सकते। आ गया समझ में? इनकी बाइंडिंग एनर्जी काउंट करनी है। लेकिन मासेस में तो सबका काउंट होता है। मासेस क्या है? रेस्ट मासेस ऑफ के पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियाई। जितने भी न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं या जितने पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके रेस्ट मासेस यहां काउंट है। ऑब्वियसली सी स्क्वायर मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे। और चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। ये तीन चीजें हमेशा रिएक्शन में काम करेगी। ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और चीज है कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। उम्मीद है याद होगी। ये लॉज है, चार्ज कंजर्व होगा, न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन में टूट जाए या 1800 इलेक्ट्रॉन में टूट जाए। न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन ही रहेगा, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन कई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब ये स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन किन के पास होता है? फ्री पार्टिकल जितने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पिन होगा, प्रोटॉन्स के पास होगा, न्यूट्रॉन्स के पास होगा और न्यूट्रिनो के पास होगा। तो स्पिन सबके पास होता है, फोटोन के पास नहीं होता। फोटोन के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, एक्स कोवोल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर? कोवोल्ट का 27 और 55। ये करता है सफर्स बीटा डिके। इफ मास एटॉमिक masses are of कोवोल्ट और बीटा डिके में जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? बीटा मतलब कुछ नहीं लिखा तो कौन सा है? बीटा माइनस या बीटा प्लस? तो ये 28 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 28 वाला कौन होता है? कौन होता है 28? निकल? पक्का? ओके, तो इसमें निकल का आंसर दिया होगा 28, 27, 55, 55 और 55.02 and 55.02
0.01 AM फाइंड Q वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा लैम्डा डी ब्रॉग्ली ऑफ बीटा, ऐसा कुछ होता है। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको यहां ये समझना है कि ये जिसमें भी टूटा है प्लस बीटा, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है लैम्डा मिन ऑफ बीटा। हाँ, ये समझ में आया, इक्वेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि यहां दरअसल हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये क्या कन्वर्ट हुआ होगा इस दौरान, एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है। तो यहां पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो यहां से पैदा हुआ होगा, और ये कितना है, आ गया समझ, और ये स्पिन, पहली चीज। और ध्यान दीजिए, इसका मास भले ही नेग्लिजिबल हो, सॉरी इसका मास भले ही भारी हो और काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो, लेकिन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट नहीं होगी और वो काइनेटिक एनर्जी इन तीनों में बढ़ती, लेकिन ये ना के बराबर लेगा और दोनों ठीक ठाक ले सकते हैं। अब दोनों ठीक ठाक ले सकते हैं, अगर पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू इसकी कैसे निकलेगी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मास 55.02 माइनस इसका मास निकल का 55.01 प्लस बीटा माइनस का मास कुछ दिया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आया समझ में, और इसका मास, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि रेस्ट मासेस लेंगे, इसीलिए न्यूट्रिनो का मास काउंट नहीं होगा क्योंकि उसका रेस्ट मास 0 है। इलेक्ट्रॉन का me है, लेकिन ये भी पूरी तरह से मैंने सही नहीं लिख रखे, दीज आर एटॉमिक मासेस और हमें क्या लेने थे, न्यूक्लियर मासेस। तो दरअसल मुझे ये ठीक लिखना पड़ेगा। तो इसका 35.02 कोवोल्ट का एटॉमिक मास है, इसमें से 27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगा और उसका आंसर कितना है निकल का 55.01, और इसमें से 28 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगा प्लस एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और आएगा प्लस 0, ये डेल्टा एम। और होपफुली समझ में आया होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट। अब बिल्कुल सही कि 55.01 ये माइनस कर दें तो कितना बना ये 0.01, ये डेल्टा एम है, तो क्यू वैल्यू 931, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो एनर्जी निकली, ये बीटा के पास भी जाती, इसके पास भी जाती, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीटा पूछा है, तो ये इतनी ही बनती 9.31। और बताओ लैम्डा डी ब्रॉग्ली कैसे मिलता है इसका, आखिरकार बीटा कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन 9.31 10 पे 6 करना मत भूलना, एंगस्ट्रॉन। तो आंसर एंगस्ट्रॉन की जगह ये आया, तो 10 पे माइनस कितना हो गया 15 13, और ये 150/9 लगभग 160-70 के करीबन, तो 13। क्या एक ठीक है 160-70 के 160 के करीबन आएगा, तो लगभग क्या हुआ, ओके, एक उसमें √10 का एरर है ना, √10 का एरर है, तो 16 मतलब 4 इंटू 10 पे -13। हाँ, तो यहाँ ये याद दिलाना था, इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोटोन के लिए 12 लगाएंगे और बाकी सबके लिए निकालेंगे।
तो जब भी कोई ऐसा आता है अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, मासेस के टर्म में है तो न्यूक्लियर मासेस लीजिए, एक्स्ट्रा डेटा जो भी होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह ये अल्फा डिके होता, और हाँ, इसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल और इनकी काइनेटिक एनर्जी डी के, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये समझ में आया। और हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ऐसा बनता है। क्या ये समझ में आया, ये क्या है ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और बीटा की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू हो सकती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इसकी भी 0 है कि बीटा काइनेटिक एनर्जी ना ले, इसकी भी 0 है कि पूरी ले, बीच में कहीं कोई मैक्सिमम आएगा वो याद नहीं कर। यहां कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 3 हिस्सों में बच रही है, और 3 हिस्सों में वो रेशो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह ये अल्फा डिके होता, ये अल्फा डिके होता, मान लो ये 100 होता, ये 100, ये 210 होता, ये 98, ये 2, ये 4, ये 206, अब ऐसा होता तो इसकी क्यू वैल्यू मिलेगी मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ हीलियम। क्या आप पहले ये समझ रहे हैं, मास ऑफ अल्फा नहीं, मास ऑफ हीलियम। क्यों, ए का मास लिखते तो मास ऑफ ए में से कितने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करते, 100 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करते, बी में से 98 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करते, अल्फा में से हीलियम के मास में से 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस। क्या दिख रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर कैंसल आउट हो गया, तो ये क्यू वैल्यू आएगी। अब इस क्यू वैल्यू का होना क्या है, 2 हिस्सों में बटेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये क्यू वैल्यू है। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, क्यू इंटू मास ऑफ अल्फा, मतलब 206 बाय 210। आया समझ में। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, अगर आपको याद हो तो बी एक्साइटेड स्टेट में आए, तो यहां एक यूनिक आंसर आ रहा है, तो यहां से लग रहा है कि एक ही काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये एक नहीं कई एनर्जी है, ये ई जो ले गया उस पर डिपेंड करेगा। और इस वजह से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ अल्फा का ग्राफ बनाता तो ये ग्राफ ऐसे बनता। क्या ये समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ बनता, ये डिस्क्रीट ग्राफ बनता और लास्ट में ये वैल्यू कुछ। तो यहाँ एक कंटिन्यूअस ग्राफ ना होकर डिस्क्रीट ग्राफ, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये कुछ ऐसे आ गया समझ, जिससे एक्चुअली उल्टा है, उससे हमें पता चला था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ये क्वांटाइज है, मतलब ये एनर्जी का फैक्टर क्वांटाइज। तो एक्चुअली इसमें भी यही होना चाहिए, इसमें जो हम क्यू वैल्यू में लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन निकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, इसके साथ एक और आएगा एक्साइटेशन। ये वाला टर्म क्वांटाइज, लेकिन अब ये 3 हिस्सों में बटेगा तो वो कंटिन्यूअस, क्योंकि 2 मासेस में इनवर्स रेशियो में बटता है, 3 में वो रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी चीज मुझे याद दिलानी थी, और लास्ट इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट, और तीसरा, जैसे क्वेश्चन से ही लिख रहा हूं, फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन that bombards on suffer alpha decay,
और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर O17 C14 अल्फा पार्टिकल या हीलियम 24 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 मेगा रिस्पेक्टिव ये दिया है। करो जरा निकालो आंसर। क्या स्पिन कंजर्वेशन का लफड़ा ही नहीं है ना? क्या इसके अंदर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है? जितने प्रोटॉन उधर थे उतने ही प्रोटॉन इधर है, जितने न्यूट्रॉन उधर थे उतने ही इधर। स्पिन की प्रॉब्लम है, करोगे तो भी कंजर्व है। समस्या क्या है? इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व होगा तभी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एडिशनल स्पिन लेके आया। अदरवाइज नंबर ऑफ न्यूक्लियन दोनों तरफ बराबर, स्पिन बराबर है। अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आया और वो इलेक्ट्रॉन गायब होकर कुछ बन गया तो उसका स्पिन गायब हो गया होगा। चलो हो गया। 817 में एक न्यूट्रॉन 01 मिला और ये 614 और हीलियम 241। अब इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, एक मिनट की तो मुझे नेगेटिव रखना चाहिए था, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाएगी। मुझे डेटा उल्टा करना चाहिए। हाँ, ये डेटा उल्टा करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी 7, मैंने डेटा बदल दिया, तो 14 इंटू 7 प्लस हीलियम की 4 इंटू हीलियम की 4 इंटू 6। रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी 7.5 इंटू 17 प्लस 0। और इस क्वेश्चन में क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगी, आना चाहिए थी जो कि नेगेटिव। और ये सॉल्व करने के लिए 14 इंटू 7 और यहां कितना बना 24, पूरा निकालना ही पड़ेगा। 98 प्लस 24 माइनस 7.5 तो 17 इंटू, सही है, 15 बाय ये बना। और एक बार हमने ये क्यू वैल्यू निकाल ली और 17 इंटू 15 16 का होल स्क्वायर माइनस 1 है, 255/2 है। और ये कितना था 98, 122 है, 244 माइनस 11/2 माइनस 5.5। तो बताओ कितना होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन? क्या? हाँ, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। ये m 17m में टकराया और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम लॉस तब होगा जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और इस समय मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है आपको याद हो रिड्यूस मास से, या अगर नहीं भी याद है तो ऐसे निकाल दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 18m v/17 का होल स्क्वायर। तो ये k थी, ये k/18 तो लॉस कितने का हुआ? 17k/18। और लॉस हमें कम से कम कितना चाहिए? 5.5। तो k शुड बी इक्वल टू 44/17। सही है ना? क्या सेट 18 था, तो 18/17 टाइम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, इतनी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन चाहिए। तो जब एनर्जी ट्रांसफर करनी है तब भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, तो जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है तब भी लगेगा।
और लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट ऑर्डर डिके, बातें करना बंद करें, जनरली यही पूछा जाता है वैसे। तो dn बाई dt की वैल्यू माइनस लैम्डा एन और n की वैल्यू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। दूसरा पॉइंट एक्टिविटी। एक्टिविटी कुछ और नहीं dn बाई dt का नेगेटिव मॉड है और इसे लैम्डा एन लिख सकते हैं। से लैम्डा एन नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t, ये इनिशियल एक्टिविटी। और एक बात जरूर ध्यान दें कि अप्रोक्सीमेशन करने के लिए कई बार हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। e टू दी पावर x को एक्सपांड भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपांशन तभी मीनिंगलेस है जब ये लैम्डा टी मीनिंगफुल है, तब जब ये लैम्डा टी छोटा हो। चलो अब नंबर ऑफ डिकेज या नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई इन टाइम t, और ये बनेगा n नॉट माइनस नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो ये जरूर ध्यान दें, ये एक्टिव न्यूक्लियाई, ये गलती मत कर देना। तो ये एक्टिव न्यूक्लियाई, इसीलिए तो ये एक्टिविटी है, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, साइमल्टेनियस डिके। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कि आप याद रख सकते हैं कि अगर ए हमारा लैम्डा 1 से बी में गया, लैम्डा 2 से सी में गया, होपफुली याद होगा, ये एन नॉट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और टी हाफ इक्विवेलेंट 1 अपॉन टी इक्विवेलेंट 1 अपॉन टॉ 1 प्लस 1 अपॉन टॉ 2। इसमें नंबर ऑफ बी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ए कितने होंगे, एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू दी पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी, याद है। और नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी कैसे निकालेंगे, सॉरी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ये है नंबर ऑफ बी, इतने ए बचे तो ए कितने खर्च हो गए, तो इतने टोटल बी और सी बने होंगे और ये लैम्डा के रेशियो में आए होंगे। जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बनेगा, आ गया समझ में। और एन सी में लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, बाकी ऑब्वियसली इसमें एक तीसरा और लैम्डा 3 होता तो यहां जुड़ जाता, यहां भी आ जाता और यहां भी आ जाता। साइमल्टेनियस डिके। और लास्ट है सक्सेसिव डिके। आप डिफरेंशियल बना सकते हो, लेकिन याद रखो तो बढ़िया है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है तो, वैसे मैंने देखा नहीं कभी आते हुए, ये स्टेबल है, ये एन नॉट है इनिशियल, बाकी बी और सी थे ही नहीं। तो यहां पे नंबर ऑफ ई सबसे आसान है, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 टी, क्योंकि ये सिर्फ लैम्डा 1 की रेट से बनेगा। इसके बाद क्या हो रहा है वो एन ए को लेना देना। एन बी डिफरेंशियल सॉल्व करके बनेगा, तो अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज डी एन बी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा 1 एन ए माइनस लैम्डा 2 एन बी, और एन ए की वैल्यू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 टी लैम्डा 2 एन बी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। ये कुछ आता है, अभी प्लस माइनस मैनेज कर लेंगे। जरा ये आंसर पे गौर करें कैसा आया, लैम्डा 1 ऊपर आया, मतलब अगर लैम्डा 1 0 हुआ तो बी के बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लैम्डा 1 तो ऊपर आया, ये टर्म समझ में आया।
डायमेंशनली सही लिखा है, ठीक है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर बराबर हो गए तो ऊपर 0 बनेगा, तो नीचे भी 0 बनना चाहिए, क्योंकि आंसर तो डिफाइंड आएगा, क्योंकि 2 लैम्डा बराबर हो गए तब भी तो सी बनेगा। तो अगर ऊपर 0 है तो नीचे 0 आएगा। और अगर लैम्डा 1 बड़ा हुआ तो e टू दी पावर लैम्डा 1 छोटा होगा। तो ये दरअसल साइन उल्टा है, लैम्डा 2 माइनस, वो डिफरेंशियल का रिजल्ट है। लेकिन बहुत ही रेयर है कि इस पर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैसा पूछा जा सकता है ये समझो। पहले तो थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है लास्ट वाले में कि कैसे बनेंगे Na और Nb और Nc। तो Na तो समझ में आ रहा है, A तो ऐसे बनेगा, C समझ में आ रहा है और B समझ में आ रहा है। अब B जरा सोचें, 0 से चालू हुआ और 0 पे ही खत्म होगा B, और C 0 से चालू हुआ और इवेंचुअली सिर्फ C ही बचेगा। क्या ये समझ में आया? फाइनली C अकेला बचेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ C बचेगा। एक पक्का खत्म हो जाएगा, बी पक्का खत्म हो जाएगा, बीच में कहीं बी मैक्सिमम होगा। और जब बी मैक्सिमम है, क्या ये समझ पा रहे हो ये कब है? जब डी एन बी बाई डी टी 0 है, और जब लैम्डा 1 एन ए माइनस लैम्डा 2 एन बी 0, यही डी एन बी बाई डी टी था। तो उस समय नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का रेशियो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के रेशियो के बराबर। ये इसमें एक कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछ सकते, मतलब जैसा आईआईटी वाले करते हैं वो कोई फॉर्मूला नहीं पूछते, तो ये तो चांसेस नहीं। लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं हम। ये पूछ सकते थे कि किस टाइम पे Na और Nb का रेशियो या कुछ ऐसा होगा जब B मैक्सिमम है। तो एक कोई दिया होगा, दूसरे की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ डिफरेंशियल बनाना आपको आना चाहिए, और ये रफ आइडिया होना चाहिए कि बनेगा तो ये कुछ ऐसा ही। दूसरा इसमें जो पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, वो देखो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर A से B से C बन रहा है, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2, यहां वेरीफाई करें, लैम्डा 2 को 0 लो, अगर आता भी है तो वेरीफाई करो, आपको समझ में आ जाएगा। लैम्डा 2 0 लो, तो अगर लैम्डा 2 0 हो जाता तो नंबर ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ A डिकेड हो जाता। तो लैम्डा 2 0 छापे तो क्या बनेगा? n नॉट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 e टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 बाई टी माइनस, वही बना। और लैम्डा 1 0 होने पे तो आंसर 0 होना ही। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर ये होता लैम्डा 1 इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के मुकाबले काफी ज्यादा, तो Na तो वही रहेगा, सिर्फ Nb के बारे में बात करें। तो Nb की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? n नॉट लैम्डा 1 बाय माइनस लैम्डा 1, कुछ समझ में आया? e टू दी पावर, अब लैम्डा 1 अगर काफी बड़ा है तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा ये। क्या ये समझ में आया? सही लिखा। लैम्डा 1 काफी बड़ा है तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया, और बचा क्या? लैम्डा 1 काफी बड़ा है तो ये लैम्डा 2 नेग्लेक्ट हो गया, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, माइनस लैम्डा 2। और अगर लैम्डा 1 के मुकाबले लैम्डा 2 काफी बड़ा है तो अब एन बी कितना आएगा? लैम्डा 2 काफी बड़ा है तो एन नॉट लैम्डा 1, इस लैम्डा 2 को निग्लेक्ट कर दो, यहां से क्या बनता? क्लियर? और लास्ट अगर मैं इसमें पूछूं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बराबर होते तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता।
ये फॉर्मूले का सेंस ही नहीं रहता। तो अब एन बी का फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट होता, तो एन नॉट लैम्डा वन बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूं, लैम्डा टू बाहर निकालना। अभी समझ में आ जाएगा क्या बनेगा। लिख सकता हूं, मैंने क्या किया, इसमें से लैम्डा टू बाहर निकाल दिया। अब ये दिख रहा है e टू दी पावर x माइनस वन बाय एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, वन होता है, लेकिन यहां एक t मिसिंग है। जब यहां t रखोगे तभी तो वन बनेगा। तो यहां नीचे t मल्टीप्लाई करें और ऊपर t भेज दें। हो सकता है अब समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां। तो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन t e टू दी पावर माइनस लैम्डा टू। एक मिनट, ये तो चला गया ना। तो यहां मैंने यही किया, e टू दी पावर x माइनस एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, उसको वन कर दिया। लेकिन ये tx था तो t नीचे लिया, t ऊपर लिया, आंसर t। तो क्वेश्चन अगर आईआईटी वाले बनाते तो मेरे हिसाब से वो ऐसे बनाते, रिजल्ट दे देंगे, कंक्लूजन पूछेंगे। वो ये दे देंगे कि ये आंसर निकलता है सॉल्व करने, ये सॉल्व नहीं करवाएंगे। अब वो पूछेंगे कि बताओ इस केस के लिए क्या बनेगा, इस केस के लिए क्या बनेगा, ग्राफ कैसे बनेंगे, बी मैक्सिमम कब होगा, इस पर से रेडियो एक्टिविटी पर से जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस पर से जो क्वेश्चन आए, एक मिनट, या तो बाइंडिंग एनर्जी के कैलकुलेशंस के हैं या दूसरा इसके एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड में जैसे कि अगर कोई रिएक्शन दे रखी है x से y अल्फा और इसका हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसी का दे, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है। यहां बाकी का डेटा दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन मान लो 1.008, न्यूट्रॉन अब इसमें इसका टी हाफ दे रखा है 15 मिनट और इनिशियली देर आर 2 into 10 पे 15 मॉलिक्यूल न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स। फाइंड एनर्जी रिलीज in 1 hour. Activity after half an hour. क्या? हाँ, C14 से C12 में 5000 साल लगते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेशो दिया है और डेड फॉसिल का रेशो दिया है। तब आपको बताना है एज। हाँ देखो, ये एग्जांपल्स हैं। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टाइप का है क्योंकि ये अनस्टेबल है और 10-15 मिनट में निपट जाता है। तो 15 मिनट हाफ लाइफ दी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूट रहा है। तो पहले हम क्यू वैल्यू निकाल लें। कितनी आई क्यू वैल्यू? 0. एक मिनट, 931 मल्टीप्लाई नहीं करोगे? 4. ये 4 तक कैसे पहुंच जाएगा? 0.465। हाँ, ऐसा कुछ बनेगा क्योंकि वैल्यू कम आई। ये क्यू वैल्यू आ गई मास घटा के। एनर्जी रिलीज इन 1 hour, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी रिलीज होगी
तो नंबर ऑफ रिएक्शंस 1 घंटे में कितनी होंगी, और नंबर ऑफ रिएक्शन 1 घंटे में कितनी होंगी, तो टोटल 2 इंटू 10⁻15 इनिशियल थे, 1 घंटे में कितने बचेंगे बताओ। 1 माइनस 1/16, क्योंकि 1 घंटा 4 हाफ लाइफ के बराबर है, और 4 हाफ लाइफ में वैल्यू 1/2⁴ कम हो जाएगी और इतनी बचेगी, तो इतने सारे डिके हो गए और इन सभी ने क्यू वैल्यू हमें भेजी होगी। तो पहले का आंसर है नंबर ऑफ डिकेज इनटू क्यू वैल्यू, ये आंसर। दूसरे का एक्टिविटी आफ्टर हाफ एन आवर, और एक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा इंटू एन, ये एक्टिविटी है, और आधे घंटे बाद लैम्डा इंटू एन नॉट बाय 4, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.693 बाय टी हाफ, 15 इंटू 16, और एन नॉट कितना है 2 इंटू 10⁻15, लेकिन ये तो इनिशियल है, एक आधे घंटे बाद ये इसका 1/4 बचेगा, और ये पर सेकंड में है, मतलब ये फैक्टोरियल। कुछ याद आया, एक्टिविटी लैम्डा टाइम्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचे n नॉट बाय 4, n नॉट बाय 4, और 0.693 बाय टी हाफ, ये सेकंड आंसर। तो पहला एप्लीकेशन ये था कि जहां एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ क्यू वैल्यू दी गई होगी, या तो रिएक्शन की एनर्जी पूछी जाएगी या एक्टिविटी पूछी जाएगी इनसे रिलेटेड। तो यहां ये कॉमन सेंस सोचिए, कितने डिके हुए, एक डिके में कितनी क्यू वैल्यू है, ठीक। और दूसरी चीज मुझे याद दिलानी थी, एक्टिविटी की डेफिनेशन। और ऐसा यूनिट बैक्यूरल है। सेकंड क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कांस्टेंट है, और जब वो मर गया तो वो रेशो कम होने लग गया। तो हमें ये समझना है कि C14 और C12 इसका सम कांस्टेंट है। तो पहले C14 कितना था, n0 इंटू 1/19। अब आफ्टर टाइम t, अब C14 कितना है, n0 इंटू 1/99.8, यही लिखा है 1/100, और ये 1/100.8 ये आया। तो टाइम t के बाद इसकी एक्टिविटी कम हो गई, मतलब नंबर कम हो गए तो एक्टिविटी कम हो गई होगी। और हमें ये पता है कि किसी भी समय पे ये n0 e⁻ लैम्डा t काम करेगा, लेकिन n0 की वैल्यू क्या समझ पा रहे हो, इतनी, और t बाय कितने 5007, यहां इसकी वैल्यू n0 1/100.8। यहां तक ठीक चल रहा है सब। अब ये उड़ा दूं तो 100/100.8 e⁻t बाय 5000, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये मैं क्या करने वाला है। 0.8/100 बाइनोमियल लगाई, और इसे भी 1 - t बाय 5000, क्योंकि ये काफी क्लोज है 1 के, तो e⁻ समथिंग को 1 - दिस लिख सकते हैं, और 1 कट गया तो t की वैल्यू हमें मिल गई 5000 इंटू 0.8/100 अप्रॉक्स। सही है। एनसीएन चला, तो उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। तो तरीका क्या था कि C14 एक एक्टिव सब्सटेंस है, इनिशियली C14 कितना था, अब C14 कितना है, थोड़ा सा ही कम हुआ है, तो रेशो 1 के काफी क्लोज है, तो हम इसे ऐसे लिख, और ये बिल्कुल सही है
कि जब हम जिंदा होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो लिविंग स्टेट में है तो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज कर रहा है और एटमॉस्फेयर में C14 कांस्टेंट है। हो सकता है आपको मेरा एक पुराना क्वेश्चन याद हो कि ए किसी एक कांस्टेंट रेट से बन रहा है और लैम्डा से डिके हो रहा है, तो dA/dt इज इक्वल टू R माइनस लैम्डा ए, और स्टडी स्टेट में लैम्डा की वैल्यू R/A कांस्टेंट निकलेगी। तो बस यही एटमॉस्फेयर में अभी कि C14 अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बनता है और चूंकि रेडियो एक्टिव है तो टूट भी रहा है, तो जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से टूट रहा है। ये लगभग वही, इसमें पानी अंदर आ रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, वाटर लेवल कांस्टेंट है, तो जिस रेट से आ रहा है उस रेट से बाहर। तो अभी वो स्टडी स्टेट बनी हुई है और बनी रहेगी। इसीलिए जो जिंदा है, जो रेस्पिरेशन कर रहा है, उसके अंदर C14 वही है जो एटमॉस्फेयर के अंदर C14, और जब डेथ हो गई तो रेस्पिरेशन बंद हो गया। C14 का रेशो अब कम होने लग गया क्योंकि अब उसको कंपेंसेट करने वाला नहीं बचा कोई, इसीलिए वो रेशो स्लाइटली कम हो गया। और बिल्कुल यही तरीका एज ऑफ रॉक में यूज करते हैं कि जब रॉक बनती है तो उसके अंदर यूरेनियम होता है, रेडियो एक्टिव वाला, और फिर समय के साथ ये यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होने लगता है। तो मान लो इनिशियली यूरेनियम और लेड मान लेते हैं 60:40 है, अब हमें ये दिखा 30:70। तो ये जब बनी थी रॉक तब की है, ये अब टाइम हो गया तब। तो अगर टोटल N0 है तो यहां नंबर ऑफ यूरेनियम 60/100 N0 और यहां N0 का 30/100। इसका मतलब आधे हो गए, आधे हो गए मतलब हाफ लाइफ के बराबर टाइम लग गया। तो बिल्कुल सिमिलर केस ही इसमें। और थर्ड केस देखिए, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 20 दिन है, एक्टिविटी 12,000 बैक्यूरल है, किसी पर्सन के ब्लड में इंजेक्ट किया और एक दिन बाद हमने उस ब्लड का 5 ml सैंपल निकाला। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि ये पर्सन है और पर्सन के अंदर हमने इस पूरे में एक्टिविटी कितनी डाली थी, 12,000 बैक्यूरल। अब इस पर्सन के अंदर एक्टिविटी बदल गई, ये पर्सन, और टाइम t में ये एक्टिविटी कितनी बची, 12,000 e⁻ लैम्डा t, और ये पूरे ब्लड में है। तो जब इंजेक्ट किया था इतनी थी, कुछ समय बाद एक्टिविटी इतनी होगी, लेकिन ये किसमें है, पूरे ही ml। हमें एक्टिविटी कितने की निकाली है, 5 ml की, और वो एक्टिविटी कितनी निकली, 10 बैक्यूरल। और अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं, और क्या ये समझ पा रहे हो इसकी वैल्यू, 12,000/10 इज इक्वल टू V/5, ये e⁻ लैम्डा t। तो V की वैल्यू बनी कितनी, 6,000 e⁻ लैम्डा t। और माइनस लैम्डा t कितना है, तो कितनी दिन बाद, एक दिन बाद हम मेजर कर रहे हैं, और एक दिन बाद मेजर करोगे तो क्या बनेगा, हाफ लाइफ कितनी थी इसकी, तो e की जगह 1/2 टू दी पावर t/20, यही होगा। और ये ऑलमोस्ट 1 ही लिखा है, और अगर आपको लिखना भी है कि ये कितना है, तो 1 माइनस a⁻x का एक्सपांशन, 1 माइनस x log a, माइनस x का प्लस होता तो ये होता। तो 1 माइनस कितना बना, 1/20, और मैं 2 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो इनटू log 2, ये सब ठीक कर दिया, प्लस माइनस मैनेज कर दिया। याद करिए e⁻ लैम्डा t को 1/2 टू दी पावर t/t½ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसे मैं लिख सकता हूं बाइनोमियल लगा के 1 + 1/t½ log 2 अप टू
सो ये सीरीज लिखी, तो हालांकि दिख रहा है ये टर्म नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर हम निकालना होता तो चलो अगला मॉडर्न फिजिक्स में पहला फोटो इलेक्ट्रिक। इसमें सच बहुत ज्यादा नहीं है, तो एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा बनेगा। ये समझ में आया? हमने फोटोन डाला, वर्क फंक्शन में यहां बचा हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होता है। वंस अगेन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल जाएं उसके चांसेस ना के बराबर, और इसी को ई भी स्टॉपिंग लिखेंगे। ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला ग्राफ है, मुझे लगता नहीं कि ग्राफ ये भूले होगी। चलो वो क्वेश्चन के फॉर्म में। हाँ, दूसरा फॉर्मूला सैचुरेशन करेंट। सैचुरेशन करेंट कितनी इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय एच एफ इंटू इफिशियंसी इंटू ई। होपफुली फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है? कैथोड कौन सा है? यही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? यहां काइनेटिक एनर्जी की रेंज एच एफ माइनस फाइव, और यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा? एच एफ माइनस फाइव प्लस ई भी एक्स ही होगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। इफ ये चलो पूरा बना ही देता हूँ, इसी से ही बना देता हूँ। हाँ, लाइट है E इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई इंटू 10 पे 15 टी इंटू साइन 4 पाई इंटू 10 पे 15 टी। वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन, ये है 6 वोल्ट। लैम्डा मिन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड करो। चलो पहला क्वेश्चन क्या किया इसका? पहले सी डी फॉर्मूला लगा के ठीक करो। तो साइन सी प्लस डी 6 पाई इंटू या कॉस सी प्लस डी, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। एक फ्रीक्वेंसी ये बनेगी, एक फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 10 पे 15 बनेगी। जब तक आप सम में नहीं तोड़ लेते, अब साइन हो या कॉस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में? आपने ये एक बार सम में तोड़ लिया, अब ये दो तरह के फोटोन डाले गए, जिनमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन ये, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन ही मैक्सिमम एनर्जी डिसाइड करेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 6 पाई इंटू 10 पे 15, तो एफ की वैल्यू 3 इंटू 10 पे 15 एच एफ बाय ई। एच कितना होता है? 6.6 इंटू 10 पे माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पे 15 बाय 1.6 इंटू 10 पे माइनस 90, और ये बन गया 20।
बाय 1.6 इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो कितना बनाए? 16 से 12 पॉइंट, हाँ तो 20, 200 बाय 16 लिख लो क्या। तो ये 8 से कितना बना? 50 बाय, सही है, 12.5, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बड़ा फोटोन, और इसमें से वर्क फंक्शन 2 माइनस हुआ तो 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी आया इस पॉइंट पर। लेकिन हमें एनोड पे निकालना है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स 10.5 है, और यहां कितनी बनेगी? 10.5 प्लस 6, 16.5, और आंसर कितना बनेगा? 150 बाय 16.5 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हमने ये बैटरी बदल दी तो इसका वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल 10.5 वोल्ट है, फोटो करंट रुकेगा तो नहीं, लेकिन ये तय है काइनेटिक एनर्जी घट जरूर जाएगी, लेकिन कैथोड पे जो मैक्सिमम है वो उतनी ही आएगी जितनी पहले थी, क्योंकि इस बैटरी का असर उधर आएगा। और यहां कितनी बचेगी? 4.5। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब माइनस होगा तो 4.5 है। तो पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है? लाइट अगर इस पर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एक मिनट, लेकिन मुझे ग्राउंड नहीं करना चाहिए था, सॉरी, मैं क्वेश्चन कुछ और सोच रहा था बाद में। ये ग्राउंड नहीं, ग्राउंड कर देंगे तो ये हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। ग्राउंड कर देंगे तो ये सेकंड क्वेश्चन का सेंस खत्म हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं कि मैं, एक मिनट देखिए, ग्राउंड नहीं करें, ग्राउंड नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे, और भागेंगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा, और ये पॉजिटिव होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का भागना मुश्किल होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके भाग रहे हैं? HF-5। और अगर इसका खुद का वोल्टेज जो कि KQ बाय R, कि HF-5 से बड़ा हो गया, तो ये फोटो इमिशन रुक जाएगा। ये समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? जो ही इसमें से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे इट विल बिकम पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, निकलेंगे तो, निकलने हैं या नहीं ये वोल्टेज का रोल नहीं, ये HF और फाई का रोल है। अब निकल के इंफिनिटी पे पहुंचने हैं या नहीं, इस पे इसके चार्ज का रोल है। और अगर ये इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमने आपस में कंपेयर की, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और ये समझ पा रहे हो, ये एनर्जी है, ये KQ बाय R वोल्ट है, इसमें E मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एनर्जी। या आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने टोटल एनर्जी नेगेटिव कर दी। इलेक्ट्रॉन्स कांट एस्केप अगर इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाए। और टोटल एनर्जी दो चीजों से मिलकर बनी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक मैक्सिमम कितनी है? HF-5, और पोटेंशियल कितनी है? KQ बाय R। ये पोटेंशियल है, और एक्चुअली नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि अपोजिट साइन, तो ये नेगेटिव हो जाए, तो KQE बाय R अगर ये ग्रेटर देन हो जाए HF-5। ये सेकेंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का इनिशियल फोटो करेंट। अब फोटो करेंट कितना आएगा? फोटॉन्स कितने गिरे? इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय HF इंटू क्वांटम एफिशिएंसी इंटू E। आई कितना है? आई एरिया कौन सा आएगा? प्रोजेक्टेड एरिया बाय HF, क्वांटम एफिशिएंसी 1 और E की वैल्यू 2। लेकिन शायद ये पूछा है कितनी देर बाद ये करंट बंद हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, वहां से Q मिलेगा और करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो टाइम की वैल्यू आएगी चार्ज बाय करंट, और चार्ज कितना है, HF माइनस 5 इंटू R बाय K, और करंट कितना है, I पाई R स्क्वायर बाय HF इंटू। ये टाइम होगा जिसके बाद फोटो करंट इमिशन। और मैं ग्राउंड वाला क्वेश्चन जो बनाना चाह रहा था, पहले ये बना रहा था, फिर मैंने बनाया कि मेटल प्लेट ऐसी होती, इसको ग्राउंड कर दूं और इस पर लाइट डालूं, इस पर लाइट डालूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे इस पर नेगेटिव हो जाएगा, और अब जो भी होगा इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन A इंटू T, और ये अगर HF माइनस 5 बाय E से बड़ा हो गया तो फोटो करंट इमिशन स्टॉप। लेकिन इसमें अंग्रेजी ज्यादा लिखनी पड़ती है, इसलिए मैंने फिर बना। क्वेश्चन समझ में आया क्या था, कि इसमें अगर लाइट डालते और इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के आते तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता जाता, यहाँ मुझे ग्राउंड बनाना पड़ेगा, तभी सामने, याद करिए प्लेट में अगर ग्राउंड कर दिया तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है, एक पे Q आएगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली माइनस Q आएगा, तो ये कैपेसिटर बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से बड़ा हो गया, करंट इमिशन करता है। और ये भी कैपेसिटर जैसा ही है, बस दूसरा इंफिनिटी पर रखा है, और इसका चार्ज निकल के इंफिनिटी वाले पे जा रहा है। चलो नेक्स्ट, इसमें बातें करना बंद करें, और अगला एक्सरेज या इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पर से वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, स्टिल समझ लो। और इसमें हम किसको पॉजिटिव रखेंगे किसको नेगेटिव वो समझो। यहां से हम इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे, ये फिलामेंट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे, हम रिपेल करेंगे तो इसको हमें नेगेटिव बनाना होगा, इसको पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के काइनेटिक एनर्जी से जाए। यहां जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर की है, क्योंकि ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, थर्मल इलेक्ट्रॉन। इनके पास ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी जो यहां से निकली, लेकिन ये जो भी एक्सीलरेटिंग है ये किलो वोल्ट के ऑर्डर का है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मेटल पे गिरे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ई भी एक्सीलरेटिंग, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी दो जगह खर्च कर सकते हैं, या तो वो इनर शेल को नॉकआउट कर दें या वो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में लूज हो जाए। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम बने, तो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन, लॉस्ट इन डी एक्सीलरेशन बाय न्यूक्लियस, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। या दूसरा, इलेक्ट्रॉन नॉक्स इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउट। दूसरा केस हमारा ये बना था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो इससे हमारी के अल्फा के बीटा एक्सेट्रा, इससे पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला था। और दोनों का स्पेक्ट्रम अगर हम कंबाइन करें तो ये कुछ ऐसे बना था। ये लैम्डा कट ऑफ है, और लैम्डा मिन कितना होगा, 12400 बाय 3 एक्सीलरेटिंग
और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। इसको जेड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये के अल्फा और के बीटा है। कौन सा के बीटा है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? के बीटा। राइट वाला के बीटा है? बिल्कुल गलत है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अल्फा की या बीटा की? अल्फा है ये, बीटा है ये। बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी तो बीटा की वेवलेंथ कम होगी, और एनर्जी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ फोटॉन्स है, एक फोटोन की एनर्जी एक्स कोऑर्डिनेट। तो के बीटा ज्यादा पावरफुल है ऑब्वियसली एल बीटा और एल अल्फा में। ये तो और ऊपर के डिफरेंस है, यहां एनर्जी कम हो जाएगी। पक्का क्लियर है? दूसरा, लैम्डा के अल्फा अप्रोक्सीमेट कितना बनेगा? 12400 बाय क्या 13.6 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आ गया समझ में? 1 स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो कि अल्फा लाइन के लिए 1 लेंगे अनटिल एंड अनलेस गिवन हो। एक्चुअली पूरी के लाइंस के लिए हम 1 लेंगे। के बीटा होता तो 12400 बाय 13.6 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। और शायद आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, एनर्जी के अल्फा में एनर्जी एल अल्फा जोड़ दी जाए तो क्या बन जाएगा बताओ? के बीटा। क्योंकि ये आपको समझ में आना चाहिए कि के अल्फा क्या है। इसकी वैकेंसी जब यहां शिफ्ट होती है, पहले वैकेंसी यहां थी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आके भर गया, तो इसकी वैकेंसी ऊपर चली गई। तो के अल्फा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और दीज टू मतलब वैकेंसी के में क्रिएट करने में कितनी एनर्जी लगी, एल में क्रिएट करने में कितनी लगी, उन दोनों का डिफरेंस ही के अल्फा। और ये डिफरेंस के बीटा है, ये डिफरेंस एल। और हाँ, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये के लाइन, एल लाइन, एम लाइन देखने में ऐसा लगता है कि इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस के अल्फा, नहीं। इसमें जगह खाली करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, इसमें जगह खाली करने के लिए कितनी लगेगी, उन दोनों का डिफरेंस के अल्फा। क्लियर? क्योंकि ये के लाइंस तब नहीं निकल रही है जब एटम न्यूट्रल है। एक इलेक्ट्रॉन हमने इनर का खाली कर दिया है, इनर में ये खाली है, ये फील्ड है, यहां पूरे में फील्ड, तो ये न्यूट्रल एटम थोड़ी ना रहा, ये तो आयन बन गया। ये मेटल का आयन है, आयन जिसमें वैकेंसी के लाइन है, और अगर मैंने यहां भर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? अब ये कंप्लीट हो चुका है और वैकेंसी कहीं और है। तो ये है एनर्जी ऑफ एटम विद वैकेंसी इन दिस शेल, एनर्जी ऑफ एटम विद वैकेंसी इन दिस शेल, इन दोनों का डिफरेंस हमारा है। ये एक्सरेज के नोट्स हैं। हाँ, एक और पॉइंट लिखना भूल गया मैं, या फिर मोसले लॉ से रिलेटेड रिजल्ट है। रूट एफ और जेड, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। और अगर ये के अल्फा लाइन के लिए है तो ये 1 पे काटेगा, आया समझ में? और के बीटा के लिए है तो भी 1 पे ही काटेगा। क्या ये समझ में आया? और रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए टाइम जेड माइनस टी। और चाहो तो ऐसे याद रखो, एच सी बाय लैम्डा ये एनर्जी है या एच है। 13.6 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये किसके लिए लिख रहे हैं? अल्फा के लिए। और इसे में अगर मैं लिखूं एच सी बाय लैम्डा या एच एफ ही रहने दो, 13.6 को आर एच सी लिख सकता हूं। 13.6 को 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 13.6
13.6 1 रिडबर्ग एनर्जी Z-1 का होल स्क्वायर इंटू 3/4। आया समझ में? ये एच एफ है, एच से एच को उड़ा दो, क्या लिखा था? ठीक है, तो यहां से क्या बना, रूट एफ इज इक्वल टू 3RC/4 Z-1 अंडर रूट। ये के अल्फा का रिजल्ट और के बीटा का रिजल्ट लिखते तो क्या बनता, रूट एफ इज इक्वल टू क्या, 8RC/9, सोचो जरा, Z-1। तो इसका कांस्टेंट एक ही जगह आया, रफली 1 है, लेकिन बीटा का स्लोप ज्यादा है। लॉजिकली सही भी है, बीटा की एनर्जी ज्यादा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये ध्यान रखना। 13.6 और RHC 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे RHC आएगा, इसी को 1 रिडबर्ग एनर्जी कहते हैं। जैसे 1 बोर रेडियस, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम, और पैटर्न लगभग ये है, हर साल 2 इंटीजर आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पर से। ये सिर्फ इंटीजर बोला मैंने, देखो 23 में 2 है, 22 में 2 है, 21 में 1 है, लेकिन 20 पता नहीं, 20 में पीछे होगा शायद, 19 में 2, 18 में 2, 17 में 2, 16 में 2, 15 में 2, 20 में कुछ और आया होगा, इंटीजर नहीं आया होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो फिर क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं, क्योंकि या तो वो जेई के जो के तो हैं, या मैंने कुछ मॉडिफाई किया होगा, वो लिखते समय ही मॉडिफाई कर दूंगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपको सॉल्व करना है। चलो आंसर 2 का, गंदा आया, देखो ये 2 4 है, इसका मास m है, इसका मास 4m है, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी देगा उसका 4k/5 खर्च होगा, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मासेस का डिफरेंस होगा, और यहां मासेस का डिफरेंस सीधे पी और ओ को जोड़ दो, तो इन दोनों का सही है 20.011, इन दोनों का 20.009, तो डिफरेंस आया 0.002 इंटू 930, सही है, तो 1.86, सही है, हाँ तो 1.86 ये आंसर, ये बना। तो 1.86 का अपॉन 0.4, 5/4, कुछ तो अच्छा बन नहीं रहा है, नहीं 2.32, किया है, यही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कितना आया, 3, ये 3100 एंगस्ट्रॉन है, और 12400 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1.95, तो 5.95 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4, कितना आया जेड, 3। चलो अगला क्वेश्चन, 4 और 2, अल्फा पार्टिकल 4, बीटा पार्टिकल 2, activity of fresh sample is this, mean life this, mass। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश सैंपल 10 पे 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, लेकिन एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन होता है, 10 पे 10
और लैम्डा 1 टॉ इंटू एन, और टॉ की वैल्यू कितनी है 10 पे 9 एन, तो एन की वैल्यू 10 पे 19 एटम, और अगर मास चाहिए तो 10 पे -25 इंटू 10 पे 19, तो 10 पे -6 किलोग्राम, तो 1 मिलीग्राम ये मास है। एक्टिविटी लैम्डा एन होती है, लैम्डा 1/टॉ है, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है या नंबर ऑफ एटम है। मीन लाइफ मतलब टॉ ही एवरेज लाइफ है, हाफ लाइफ कुछ और चीज है, एवरेज लाइफ कुछ और चीज है। मीन लाइफ मतलब टॉ ये दिया था तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, और टोटल मास नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, तो 10 पे -6 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम से कुछ तो भी बन रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो क्यू वैल्यू हमें पहले ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन क्यू वैल्यू शायद ना भी ढूंढनी पड़े, हाँ ढूंढनी पड़ेगी। रेडियम और ये क्यू वैल्यू बनेगा मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ आर एन माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू 931। कितनी आई थी ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इस 4.65 में से कुछ एक्साइटेशन में चली जाएगी और बची हुई मास के इनवर्स रेशो में जाएगी, और 222/226 इसकी वैल्यू 4.44 आ गया। तो ये 4.65 माइनस ई इज इक्वल टू 4 कुछ 45 बनेगा, जो भी है। ई की वैल्यू कितनी बनी 0.2 के आसपास, ये कितना बना 4.5 के आसपास, तो ई की वैल्यू कितनी आई 0.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चन में 5b12 का आइसोटोप डिके कर रहा है, ये बन रहा है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पूछा है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो प्लस एक्साइटेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। कार्बन की 0, एक्साइटेशन एनर्जी 4.041, और मैक्सिमम निकालना है तो इसको 0, और इसकी वैल्यू Q, और इसकी वैल्यू एनर्जी ऑफ बीटा। मैक्सिमम पूछा है तो इसको मिनिमम करके 0 छाप दिया, कार्बन की नेग्लेक्ट हो गई, इसकी नेग्लेक्ट हो गई, और इसको मिनिमम करके 0 छापा, तो एनर्जी ऑफ बीटा इज इक्वल टू Q वैल्यू माइनस 4.041। कितनी आई थी Q वैल्यू, और शायद याद हो इसकी Q वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, सीधे मास का डिफरेंस आ गया था, मास ऑफ बोरॉन और मास ऑफ कार्बन इनटू c² ये आ गया था, और कार्बन का हमें हमेशा पता है 12, c² 931, कितना बनाए 034, और ये माइनस कर दो तो लगभग 9 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन का आंसर, स्लोप का रेशो कितना है 1:1, क्योंकि ईवी स्टॉपिंग और फ्रीक्वेंसी का, तो V स्टॉपिंग इज इक्वल टू HF माइनस पाई बाय E, H बाय E F माइनस पाई बाय E। तो ये स्लोप है, ये X इंटरसेप्ट है, तो स्लोप का रेशो 1:1 और X इंटरसेप्ट का रेशो 2:1, 1:1 और इंटरसेप्ट का रेशो 5 का ही रेशो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, चलो लास्ट क्वेश्चन का
ये है, इस पर लाइट डाली हमने। अब देखिए 100 वॉट की लाइट डाली, वर्क फंक्शन 6.25 और यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑलमोस्ट जीरो है, तो HF की वैल्यू भी 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और अब जब हम यहां से 500 वोल्ट लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी सभी की 500 होगी, और अगर 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये टकराएंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन शायद फोर्स पूछा है, और फोर्स क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय HF, और 100% क्वांटम एफिशिएंसी है, तो जितने फोटोन गिरे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले, और एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम ऐसे निकालेंगे। और अब जरा वैल्यू देखते हैं, IA की वैल्यू कितनी है, 100, HF की वैल्यू कितनी है, 6.25, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 इंटू 10 पे -90, तो इतने जूल पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू अंडर रूट के अंदर एक फोटोन कितना लेके आया, 9.1 इंटू 10 पे -31, और काइनेटिक एनर्जी है 500 इंटू 1.6 इंटू 10 पे -90। तो कितने फोटोन टकराए, कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, यही हमारा फोर्स। अब देखते हैं ये अच्छा बन रहा है कि नहीं। तो 5 का 2 गुना 10, ये कितना बना 1000, ये कितना बना 9.1, 16 का 9 गुना 144, और नीचे ये तो अच्छा बन गया, ये कितना बन गया 10, तो ये पूरा टर्म बना 10 पे 20। अब अंदर वाली चीज देखें कितनी बन रही है, तो 1.6 का 10 अलग करें, इसको अप्रॉक्स 9 ले लें, इसका 1.6 का 10 इसको दे दें, 50, 16 इंटू 50 इंटू 10 पे इन दोनों का समेशन -50, ये तो सब अच्छे बन गए। 50 का 2 गुना 100, तो ये बना 10, ये बना 3, इधर बना 4, इधर 10 पे 25, इधर 10 पे 20, फोर्स ही आया, तो 12 इंटू 10 पे -4, सही है न्यूटन। ये आंसर ये पूछा था, n इंटू 10 पे -4, ये पूछा था n की वैल्यू। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि सॉल्व करने पे आप पहले पूरा पढ़ लें, और अगर आपको पहले से आइडिया है कि इंटीजर आंसर आ तो निश्चिंत होकर इस 9.1 को 9 मान लो, क्योंकि एक इंटीजर का चेंज थोड़ी आ जाएगा 9.1 को 9 मानने से, ठीक है। ये रिसेंट सभी इंटीजर थे जो अच्छे थे, बाकी कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आए थे, और भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन हमेशा जब भी आप इंटीजर अटेम्प्ट करें तो हमेशा तरीका क्या होना चाहिए, पहले वेरिएबल के फॉर्म में आंसर लिखें, फिर वैल्यू छापें, अगर आप नहीं चाहते कि आपके इंटीजर गलत है, क्योंकि पहले से तो आइडिया होता नहीं है। इसीलिए इवन मैं देखें कैसे करता हूं, हमेशा IA बाय HF इंटू इफिशियंसी इंटू जो भी था 2m काइनेटिक एनर्जी, पहले ये लिखा फिर वैल्यू छापी, क्योंकि अगर आप यही स्टेप नहीं लिख पा रहे हो तो आगे बढ़ने का सेंस तो है नहीं। तो सबसे पहले जब भी इंटीजर करें साफ राइटिंग में करें, तो अगले पेपर में ध्यान दें, जितने भी इंटीजर करें सही निकलने चाहिए, या करो ही मत, कोशिश करो कि पहली बार में सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में इसका कोई सेंस नहीं है कि फिर से आके चेक कर रहे हो, अगली बार चेक करोगे आंसर बदल जाएगा तुम्हारा, तो इसीलिए पहले बार में जो आ जाए वही सही है। तो प्रॉपर देखें कि डेटा क्या है, तो पहले उन सबको वेरिएबल से रिप्लेस कर लें, वेरिएबल के फॉर्म में वैल्यू रखें, फिर लास्ट में वैल्यू छापें, सो दैट क्रॉस चेक करना आसान हो जाए, ठीक है। और वैल्यू छापने पे इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेशन ना करें, पहले वैल्यू लिख लें,
फिर देखें कि अब किसको क्या अप्रोक्सीमेट करना, क्योंकि हो सकता है आपने पहले अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू बना ली और बाद में वो कटने वाली थी और जबरदस्ती किए बैठे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी इंटीजर आए इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, तो अगले पेपर में जरूर ध्यान दें। इंटीजर तो हर पेपर में आते ही, तो इंटीजर में जितने भी करें तीनों सब्जेक्ट में बिल्कुल सही होने चाहिए, या आप छोड़ ही दो, करो तो सही होना चाहिए। लेकिन आईआईटी के अगर थ्रू आउट आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इजी लेवल है वो इंटीजर का है। सबसे इजी इंटीजर होते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर उसके बाद वो मोर देन वन और सिंगल गंदे हो जाते हैं। तो मोर देन वन वाले में गंदे होते हैं, लेकिन मोर देन वन में पार्शियल पार्शियल बहुत दिन से खेल रहे हो, खेलते रहना। तो मोर देन वन में अच्छी बात है कि पार्शियल लिए जा सकते हैं, लेकिन इंटीजर करना सीखिए, क्योंकि सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, आप किसी भी टॉपिक में देखेंगे इंटीजर ज्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एग्जॉस्टिव सेट था, जितने भी थे मैंने सब लिख दिए थे, और आप देखें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां कुछ ऐसा अलग से हो कि एडवांस टाइप का कुछ लग रहा हो, तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही थे। ठीक है,